साइंस का 15th चैप्टर, कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में, और साथ ही जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, इस चैप्टर्स का हेडिंग है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम जान लेंगे कि आखिर इस चैप्टर्स में आपको कौन सी बातें बताई गई हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर्स में आपको बताया गया है कुछ नेचुरल फेनोमेनन के बारे में, यानी कुछ प्राकृतिक रूप से परिघटनाएं होने वाली। तड़ित आप जानते हैं, तड़ित हम किसे कहते हैं, किसे हम झांझा कहते हैं। आसमानों में बिजली की तरह से जो चमकने वाली जो किरणें आपको दिखाई देती है, उसकी आवाज, उसकी गर्जन जो सुनाई पड़ती है, उसके बारे में आज आपका ये चैप्टर है। साथ में आपको भूकंप के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है ना, इनके बारे में आपको बताया गया है। ये दोनों मौसमी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, समझना है आपको बातों को। इसके बारे में आपको बताया गया है कि किस प्रकार से आसमान में आखिर एनर्जी, ऊर्जा संचित होती है और किस प्रकार से हमारे इस धरातल पर आ जाती है। इसकी वोल्ट इतनी ही ज्यादा होती है फ्रेंड्स कि यह बड़े से बड़े घर, मकान, कल कारखानों को तबाह कर सकती है, ठीक है ना। आसमान से होने वाले एक तबाह के बारे में आपको बताया गया है, तड़ित झांझा के बारे में, और धरातल में होने वाले एक आखिर काफी विध्वंसकारी एक परिघटना के बारे में बताया गया है, जो कि हम भूकंप जिसे हम कह रहे हैं। पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में जब आखिर उनमें आखिर जब घर्षण होती है, वह सरकने लगते हैं, तो ही आखिर हमारे धरातल में भूचाल होती है, ठीक है ना। एक भूचाल सा आता है और हमारे घर, मकान, कल, कस्बे, कारखाने, वो सभी विध्वंस हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स आज आपका ये चैप्टर, अगर आप फ्यूचर में, अगर आप जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट को अगर आप लेकर पढ़ते हैं, तो यह चैप्टर आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जान लेंगे कि आखिर इस चैप्टर्स के हेडिंग्स में जो बातें बताई गई हैं, और वह है प्राकृतिक परिघटनाएं। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक परिघटनाएं आखिर होती क्या है। तो फ्रेंड्स जनरली हमारे आसपास में जितनी भी सारी घटनाएं घट रही हैं प्राकृतिक रूप से, ठीक है ना, प्रकृति के द्वारा संपन्न की गई घटनाओं को हम प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिन का होना, रात का होना, ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है ना। ये जितनी भी सारी प्रक्रियाएं आप देख पा रहे हैं, ये सभी प्राकृतिक परिघटनाएं ही हैं। लेकिन आज हम इस चैप्टर में जान लेंगे कुछ बातें तड़ित के बारे में और भूकंप के बारे में। यह दो विनाशकारी प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में, ठीक है ना, ये आपको पहले समझना है। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक परिघटनाएं भी बहुत तरह की होती हैं, ठीक है ना। उसमें से आज हम लोग जान लेंगे विध्वंसकारी कुछ शक्तियों के बारे में, प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में। तो फ्रेंड्स उनमें से पहला जो है वह है कि आखिर तड़ित के बारे में। तो फ्रेंड्स आपने लास्ट के क्लासेस में तड़ित, झंझावात, चक्रवात के बारे में आपने जाने थे, ठीक है ना, कि किस प्रकार से इनकी सृष्टि आखिर होती है। वेदर के बारे में जाना था, मौसम्स के बारे में भी जाना था, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स तड़ित के बारे में जानने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी है। आखिर स्टैटिक एनर्जी के बारे में, स्थिर विद्युत आप जानते हैं, स्थिर विद्युत के बारे में आपने लास्ट के चैप्टर्स में ही पढ़े थे फ्रेंड्स। स्थिर विद्युत आखिर किस तरह से काम करता है, ठीक है ना, किस तरह से कोई जो वस्तु है उसमें स्थिर विद्युत की जो आवेश है, आवेश के जो कण है वह आ जाते हैं, आवेशित कोई वस्तु हो जाती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी बहुत समय ऐसा आपने देखा होगा कि जब भी प्लग्स जो होते हैं, सॉकेट्स में जो प्लग होते हैं, वह ढीला होने के कारण उसमें चिंगारियां आती हैं, ठीक है ना। या फिर आप कई बार देखे होंगे कि सर्दियों में जब भी आप ऊनी वस्त्र को जब अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, तो एक चटचट की एक ध्वनि सुनाई पड़ती है,
ठीक है ना, वह आवेश के कारण हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है ना, वह जो ऊनी वस्त्र है वह पूरी तरह से आवेशित हो जाती है हमारे शरीर के रगड़ के द्वारा, हमारे अंडर गारमेंट्स जो भी हम अंदर वस्त्र पहने उनकी रगड़ के द्वारा वह आवेशित हो जाती है। और आवेश एक समय इतना आता है, इतना हो जाता है उस ऊनी वस्त्र में कि जब भी आप शरीर से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, आप देखेंगे कि उसमें से एक चटचट की आवाज आती है। समझना आपकी बातों को, ठीक है ना। या फिर हमारे शरीर के जो रोए हैं, जो हेयर है, वह उससे छूने की कोशिश कोशिश करते हैं। ठीक है ना, आप बहुत बार ऐसा देखे होंगे। और ऐसा अगर आप ऊनी वस्त्र को आप अगर शरीर से बाहर निकालते हैं रात के समय तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे टाइम लाइट्स भी प्रेजेंस होते हैं। ठीक है ना, आप लाइट भी देख पाएंगे और चटचट की आवाज भी आप देख पाएंगे। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक एक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं। ठीक है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया था कि आखिर तड़ित और आपके वस्त्र में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटनाएं हैं, जो लास्ट में बहुत सारे वैज्ञानिक उनके द्वारा बताए गए इन बातों को आज के वैज्ञानिक मानते हैं। यह बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है ना, लेकिन इस तथ्य को साकार होने में 2000 वर्ष लग गए फ्रेंड्स, समझना आपको बातों को। ठीक है ना, यह काफी टाइम ले लिया उनकी द्वारा कहे गए बातों का मूल्यांकन करने के लिए आज के वैज्ञानिकों को कि आखिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जिस बात को कही थी क्या वह वाकई सत्य थी। ठीक है ना, उसे पूरी तरह से विज्ञान ने बिल्कुल उसे परख कर देखा। ठीक है ना, तो आज के वैज्ञानिक बिल्कुल उन्हें सही मानते हैं। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर धन आवेश, ऋण आवेश किसी वस्तु में आखिर किस प्रकार से तैयार होते हैं। ठीक है ना, जैसा आपने लास्ट के चैप्टर्स में पढ़े थे कि आखिर स्थिर विद्युत किस तरह से आखिर उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स आपने पढ़े थे लास्ट के चैप्टर्स में, आपको याद होने चाहिए किसी भी दो वस्तुओं के बीच जब रगड़ होती है तो उनके बीच उत्पन्न होते हैं स्थिर वैद्युतिक बल। ठीक है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स चलिए हम पहले समझते हैं कि आखिर किस तरह से उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं इस धरातल, इस पृथ्वी पर जितने भी सारे फ्रेंड्स वस्तुएं हैं ना फ्रेंड्स, वे सभी छोटे छोटे कणों से वो तैयार होते हैं। ठीक है ना, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, इस पृथ्वी पर जितने भी सारे पदार्थ है वह अपने सूक्ष्म कण से ही कोई एक जो पदार्थ है वह पूरी तरह से तैयार होता है। बहुत सारे सूक्ष्म कणों के मिलने से वह पूरा पदार्थ तैयार होता है, चाहे वह प्लास्टिक का कॉम्ब हो, ठीक है ना, या फिर बैलून्स हो, वॉल्स हो, कोई भी हो। ठीक है ना, वाटर्स हो, वाटर वेपर हो, जितने भी सारे पदार्थ है वह एक छोटे से कण एटम्स से होते हैं। एटम्स बहुत सारा जब मिलते मिलते एक समय उस पूरे पदार्थ को तैयार करता है, यानी किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिन्हें हम एटम्स कह रहे हैं, परमाणु कह रहे हैं। यह परमाणु जो है ना फ्रेंड्स, इसमें आखिर दो प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, समझना है। ठीक है ना, एटम्स जो होते हैं उसके अंदर दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, पाई जाती है। एक होती है पॉजिटिव की और एक होती है नेगेटिव की, समझना है। एटम्स के अंदर जो पाए जाने वाले जो आवेश होते हैं, ठीक है ना, वह धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है। धन आवेश को हम लोग प्रोटॉन्स कहते हैं और ऋण आवेश को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। समझना आपको फ्रेंड्स बातों को, किसी भी पदार्थ में पाया जाने वाला आखिर सबसे छोटा कण एटम्स कहलाता है। उसके अंदर निहित और मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स जो कि धन आवेश होता है, और एक मौजूद होता है ऋण आवेश जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फ्रेंड्स हमारी पृथ्वी पर जितने भी सारे पदार्थ हैं वह सभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल है कहने का तात्पर्य वह अभी आवेशित नहीं है। ठीक है ना, अगर उन्हें हम आवेशित कर देंगे रगड़ के,
ठीक है ना। रगड़ने के पश्चात अगर उनमें हम आवेश को तैयार कर देंगे तो ही एनर्जी की सृष्टि होगी। जो एनर्जी हमें तड़ित में, आकाश में चमकने वाले विद्युत में, तड़ित में आखिर हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसे हम समझने के लिए अभी हम पहले इसे समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी दो वस्तुओं को लेते हैं, जो दो वस्तुएं न्यूट्रल है, दोनों में किसी में भी आवेश नहीं है फ्रेंड्स। समझना आपको बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। आखिर ये आवेश किस प्रकार से सृष्टि हो रहे हैं उसे आपको पहले समझना है। मान लेते हैं कोई दो वस्तु लिया हमने, ठीक है ना। उसमें से कोई भी दो वस्तु आवेशित नहीं है। आवेशित कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स उसमें एनर्जी, विद्युत आवेश का आखिर संग्रह होना, ठीक है ना। तो अब हमने मान लिया कि हमने एक बैलून्स लिए, ठीक है ना। उसको हमने एक फूला हुआ बैलून्स लिया, हमने मुंह के द्वारा उसे फुलाए, फिर उसे हमने क्या किया, उसे हमने उसके मुंह पर बांध दिया आखिर रस्सी से, ताकि उसका हवा जो है वो बाहर ना निकले, ठीक है ना। देन हम क्या किए, हम उसे अपने हेयर, ठीक है ना, अपने बाल या फिर किसी फर पर उसे हम रगड़ते हैं, ठीक है ना। और फिर उसे हम दीवार पर चिपकाने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि आखिर ये बलून जो है वो दीवार पर चिपक जाता है। लेकिन पहले की स्थिति अगर हम देखें तो जब बैलून्स को रब नहीं किया गया था हेयर के साथ या फिर फर के साथ, तो वह चिपक नहीं रहा था, ठीक है ना। यह आवेश आखिर सृष्टि हो चुके हैं उस बैलून्स में, समझना है। आवेश सृष्टि हो चुके हैं इसलिए वह जाके सड़ जा रहा है। अब आपको समझना है कि आखिर कोई वस्तु ऋण आवेश है, कोई वस्तु धन आवेश है, ये कैसे हो पा रहा है, तो पहले इसे समझना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, जैसा मैंने कहा कुछ देर पहले, सभी वस्तुएं में एटम्स होती है। एटम्स के दो भाग, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिव धनात्मक, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन्स स्टेबल होता है फ्रेंड्स। प्रोटॉन स्टेबल कहने का तात्पर्य वह स्थायी होता है, वह अपनी जगह से नहीं हिलता है, ठीक है ना। प्रोटॉन्स बिल्कुल पूरी तरह से स्थायी होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वह हिलने लगता है, वह अपने स्थान को परिवर्तन करने की कोशिश करता है। तो वह वस्तु, ध्यान से समझना है, वह वस्तु जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी वस्तु है जो ऐसी उनमें प्रवृत्ति पाई जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर दे, ठीक है ना। कहीं से भी अगर उसे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है तो ग्रहण करने की एक प्रवृत्ति पाई जाती है। बहुत सारे ऐसे वस्तु है, और बहुत सारे ऐसे वस्तु है जिनमें ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं दो प्रकार की वस्तु हो गए। ऐसे वस्तु जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, एक ऐसा वस्तु हो गया, और दूसरा वस्तु हो गया एक ऐसा वस्तु जिनमें एक प्रवृत्ति होती है कि जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्याग दें, ठीक है ना। साथ में आपको यह बात भी याद रखनी है कि किसी भी वस्तु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है। दोनों के बराबर होने का तात्पर्य तभी तो कोई वस्तु बिना आवेश का है, यानी आवेशित नहीं है। हमारे पृथ्वी पर जितनी भी सारी आप वस्तुएं देख रहे हैं, कोई भी आवेशित नहीं है अभी, ठीक है ना। जब तक हम उसे आवेश न कर रहे हो, यानी उसमें प्रोटॉनों की जो संख्या होती है और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो बराबर है, इसीलिए वो न्यूट्रल है फ्रेंड्स, ठीक है ना। वो अभी कोई भी एनर्जी उसमें संचित नहीं है, ठीक है ना। ना ही वह कोई आकर्षण दिखा रही है और ना ही कोई विकर्षण दिखा रही है। वह बिल्कुल उसी तरह है जैसा वो पहले है, ठीक है ना। पहले से जैसा है वह अभी भी वैसा है, वह अभी न्यूट्रल है, कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब आपको समझ लेना है कि आखिर धन आवेश कोई वस्तु अगर हो जाता है तो वह धन आवेश को विसर्जित करता है, जैसा आपने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। धन आवेशित कोई वस्तु धन आवेश को विसर्जित करते हैं, ऋण आवेश कोई वस्तु ऋण आवेश को विसर्जित करते हैं, ठीक है ना। विसर्जन कहने का तात्पर्य प्रतिकर्षण, ठीक है ना, विकर्षण, ध्यान से समझना है। कोई वस्तु अगर धन आवेश है तो दूसरी धन आवेश वस्तु को वह प्रतिकर्षित करती है। कोई वस्तु अगर ऋण आवेश है, ऋण आवेशित कोई वस्तु को प्रतिकर्षित करती है, ठीक है ना। समझना है आपको बातों को।
तो अब है विकर्षित तो हो गया, प्रतिकर्षित हो गया, तो फिर आकर्षित कौन वस्तु को होगी? तो फ्रेंड्स वह वस्तु ही आकर्षित होगी जो एक दूसरे से भिन्न है। मान लेते हैं कोई वस्तु अगर पॉजिटिव है, ठीक है ना, वह नेगेटिव को आकर्षित करेगी, अट्रैक्ट होगा इन दोनों के बीच। या फिर कोई वस्तु अगर ऋणात्मक है तो वह धन आवेश को आकर्षित करेगी। इन दोनों के बीच में हमेशा आवेश, इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा। या फिर कोई वस्तु पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, दूसरा वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो ही आकर्षण होगा। दो सेम वाले में कभी भी आकर्षण नहीं होगा। जैसे प्लस और धनावेश के साथ धनावेशित वस्तु में आकर्षण नहीं होगा, ऋणावेश में ऋणावेश के साथ आकर्षण कभी नहीं होगा, ठीक है ना, ये आपको पहले समझना है। तो आकर्षण सिर्फ एक दूसरे के ऑपोजिट्स वाले आवेश में ही होते हैं, या फिर आवेश अगर एक में है और दूसरा में नहीं है तभी आकर्षित होगा। इसे आपको पहले समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब आपको जान लेना है कि कोई भी वस्तु किस प्रकार से धन आवेशित होती है या फिर ऋण आवेशित होती है। यानी मूलतः कहा जाए कि किसी भी वस्तु में आवेश आखिर किस प्रकार से होता है, चाहे वह धन आवेश हो चाहे वह ऋण आवेश हो, उसे पहले आपको समझना है। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने कहा, प्रोटॉन्स किसी भी वस्तु में स्थिर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन्स का ही स्थानांतरण होता है, जिसके फलस्वरूप कोई वस्तु आवेशित होती है। तो फ्रेंड्स वह वस्तु जो जल्द ही इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है, उसमें एक प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देने की। जैसे ही आपने रब किया, उसे रगड़ दिया, तो वह इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर दिया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर देता है तो वह अब धन आवेशित हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वह अपने में से, आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं उसमें 5 प्लस है, ठीक है ना, यानी 5 प्रोटॉन है, ठीक है ना, ये आप देख पा रहे हैं 5 प्रोटॉन है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें एक ऐसी प्रवृत्ति है कि उसने इस इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर दिया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर दिया फ्रेंड्स, अब उसमें सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ 5 बच गए प्रोटॉन्स, यानी वो वस्तु धन आवेशित हो गया, ठीक है ना। समझना आपको फ्रेंड्स बातों को, ये वस्तु अब धन आवेश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर दिया और वह अभी प्लस हो गया है, यानी धन आवेश हो गया है। अब है आपको समझना कि कोई वस्तु ऋण आवेश किस प्रकार से हो जाती है। तो फ्रेंड्स कोई वस्तु ऋण आवेशित तभी होती है जब उसमें प्रोटॉन की संख्या, मान लेते हैं इसमें भी 5 ही है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 5 ही है, ठीक है ना। तो इसकी एक प्रवृत्ति होती है, इस वस्तु की प्रवृत्ति है कि वह इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आप देख पा रहे हैं और 5 उसने ग्रैस्प कर लिया, अपने में समा लिया, ठीक है ना। तो यह जो हो गई वस्तु फ्रेंड्स, इसकी प्रवृत्ति हो गई ऋण आवेश की। समझना आपको बातों को, इसकी आपकी प्रवृत्ति हो गई ऋण आवेश की। इस तरह से कोई वस्तु धन आवेश और ऋण आवेश होता है। किस तरह से? किसका त्याग करके? तो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करके। फ्रेंड्स आपको बातों को मैं काफी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आपको आसानी से धीरे धीरे समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब हम लोग जान लेंगे आवेशों के प्रकार के बारे में और इसकी अनुन्याय क्रिया के बारे में। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको बताया कुछ देर पहले फ्रेंड्स कि आखिर जब भी दो वस्तुओं के बीच रब होती है, ठीक है ना, तो आखिर उन दोनों में आखिर आवेशों की सृष्टि होती है। ये बात मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताई फ्रेंड्स, ठीक है ना। और जब इन आवेशित वस्तुओं को आखिर जब हम अपने हाथों से छूते हैं, मनुष्य जब उन्हें टच करता है, तो आखिर आवेश जो होते हैं वो हमें फील नहीं होती है। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि आवेश जो है ना फ्रेंड्स, वो हमारे शरीर में से होकर वो पृथ्वी या धरातल तक पहुंच जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। इसलिए वह आवेश, ठीक है ना, वो एनर्जी, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, आखिर जो स्थिर वैद्युतिक जो बल है, वो आखिर हमें फील नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है। साथ में आपको यह बात भी याद रखनी है कि आखिर ये जितने भी आवेश होते हैं ना फ्रेंड्स, वे नॉन कंडक्टर्स जो होते हैं, ठीक है ना, वो प्लास्टिक्स वगैरह इनमें ज्यादा आखिर उत्पन्न होते हैं। ये बात आखिर आपको याद रखनी है।
नॉन कंडक्टर जैसे प्लास्टिक्स हो गए, जैसे ऊल हो गया, ठीक है ना, ऊन हो गया या फिर एयर हो गया, इसमें ज्यादा वो क्रिएट होते हैं, उत्पन्न होते हैं। वो सुचालक में बहुत ही आखिर आसानी से उत्पन्न नहीं होते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जितने भी सारे नॉन कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, कुचालक होते हैं जो, उनमें ज्यादातर आवेशों की सृष्टि होती है, ठीक है ना, किसकी तुलना में? सुचालकों की तुलना में। ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। जैसा बहुत बार ऐसा एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि आखिर दो वस्तुओं को जब एक दूसरे के साथ रगड़ दिया जाता है, रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उनके बीच आखिर किस प्रकार के आवेशों की सृष्टि होती है, वह भी आपको पूछा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर कहा जाए कि अगर मान लेते हैं ग्लास रॉड को जब सिल्क के कपड़े से जब जब रगड़ किया जाता है, ठीक है ना, रब किया जाता है, तो आखिर क्या होती है, कि इसमें कौन सा आवेश की सृष्टि होती है, चलिए हम जानते हैं, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा ग्लास रॉड को जैसे ही सिल्क के कपड़े से जब रब किया जाता है, तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और सिल्क में नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। जब भी बॉल पॉइंट पेन को, उनके रिफिल को जब भी पॉलिथीन से जब रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो बॉल जो रिफिल होती है ना, बॉल पॉइंट पेन वाले जो रिफिल में, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और जो पॉलिथीन में नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात आपको याद रखनी है। जब भी कॉम्ब, ठीक है ना, यानी कंघी से जब भी रब किया जाता है, अपने हेयर्स को कॉम्बिंग किया जाता है, तो हेयर में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है ना, और कॉम्ब में नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जब बलून्स को जब मान लेते हैं ऊनी कपड़ों से जब रब किया जाता है, तो क्या होता है ना, बलून्स में नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है ना, बलून्स में नेगेटिव चार्ज हो जाता है और ऊनी कपड़ों में आखिर पॉजिटिव चार्ज होता है। यह बात आपको कई बार एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपको लिख के बताया, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने जो स्थिर वैद्युतिक बल के बारे में पढ़ा, आवेशों के बारे में पढ़ा, तो आपने आखिर क्या जान लिया फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया कि आखिर एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारों को आखिर प्रतिकर्षित किया, ठीक है ना। आखिर एक आवेशित गुब्बारा, ठीक है ना, दूसरे किसी आवेशित गुब्बारे को वह प्रतिकर्षित करता है, ठीक है ना, विकर्षित करता है, याद रखना है आपको। एक आवेशित रिफिल दूसरे आवेशित रिफिल को भी प्रतिकर्षित करता है, यह बात भी आपको याद रखनी है। यानी सेम जब भी आवेशित हो जाते हैं, प्लस होता है दोनों तरफ, या फिर दोनों तरफ धनावेश या फिर ऋण आवेश होते हैं, तो ही विकसित होता है, याद रखना है, ठीक है ना। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया फ्रेंड्स। परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया है, उनमें आखिर असमानताएं हैं आवेशों में, तो ही आकर्षित होता है फ्रेंड्स। या फिर ऐसा भी हो सकता है, एक में आवेश है, दूसरे में आवेश नहीं है, तो भी आकर्षित होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये बात आपको समझ लेनी है अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर यहां पर एक देख पा रहे हैं आप, सेंटेंस है, कथन है, मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से सच है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको कुछ देर पहले ही समझाया कि जब ग्लास रॉड्स को जब सिल्क से जब रब किया जाता है, तो सिल्क में नेगेटिव चार्जेस और कांच में, ठीक है ना, वो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, धनावेश होता है। कांच में धनावेश और सिल्क वाले कपड़ों में ऋण आवेश की सृष्टि होती है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है, कई बार आपको एग्जाम्स में पूछा गया है और मैंने आपको इस वीडियोस में अब तक पूरी तरह से समझाने की पूरी तरह से मैंने कोशिश की है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, अब आपको जान लेना है कि आखिर आवेशों का स्थानांतरण जो होता है ना, वह आखिर किस प्रकार से होता है। आवेश को आप किस प्रकार से सरल विद्युतदर्शी के रूप में आखिर आप समझ पाएंगे, किस तरह से आप जान पाएंगे कि कोई वस्तु में आवेश है या फिर नहीं, आप कैसे समझ पाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको एक मुरब्बी की बोतल लेनी होती है, ठीक है ना, आपकी बुक में ही है फ्रेंड्स, और बोतल के मुंह के साइज का एक गत्ता का टुकड़ा लेना है, फिर उसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके, ऐसा एक आपको एक अनुसरण करना है। आप देख पा रहे हैं क्लिप घुसा दिया गया है, ठीक है ना, और उसमें एल्युमिनियम की पन्नी 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी काट लेनी है, पेपर क्लिप के सारे से लटकाना है, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, एक रिफिल को आवेशित करने के बाद क्या करना है, उसे
स्पर्श करवाना है। जैसे ही आप स्पर्श करवाते हैं तो आप देखते हैं कि यह आप देख पा रहे हैं एल्युमिनियम की जो पन्नी हो रही है ना फ्रेंड्स, यह विकसित हो रही है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये जो रिफल्स है इसमें अगर मान लेते हैं धन आवेश है, ठीक है ना, तो ये धन आवेश पूरी तरह से इसमें समा जा रहा है और यहां तक एल्युमिनियम तक चला जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए जब धनावेश जब हो जा रहे हैं दोनों में, इसमें भी जब धनावेश हो जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें भी मान लेते हैं धनावेश हो गया है और इसमें भी धनावेश हो गया है। दो है ना, दो एल्युमिनियम की पन्नी है, इसमें भी धनावेश हो गया है और इसमें भी धनावेश हो गया है। तो इसीलिए दो एक दूसरे को विकसित कर रही है, ठीक है ना। समझना आपको बातों को। और जैसे ही आप अपने हाथ से जब इसे छूते हैं इस क्लिप को, मान लेते हैं ये अपने हाथ से आप इस पिन को छू लिया, तो फिर आप ये पहले जिस तरह के पोजीशन में थे, ठीक है ना, लंबवत वो आ जाते हैं, वो विकसित नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये समझना है, क्योंकि आपकी बॉडी में से होकर ये जो चार्जेस है, आवेश जो है वो धरातल तक पहुंच जा रहे हैं, या फिर आपका जो शरीर है वो ग्रास्प कर ले रहा है उस आवेश को। समझना आपको बातों को, ठीक है ना। इसलिए कोई भी स्थानांतरण जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें कोई भी विक्रिया आपको दिखाई नहीं दे रही है जब आप इसे हाथ से छूते हैं तब, ठीक है ना। अब हम लोग जान लेंगे तड़ित की कहानी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो जाना सिर्फ तड़ित को समझने के लिए इतना कुछ हमने जाना फ्रेंड्स, ठीक है ना, ताकि हमें तड़ित की कहानी समझने में हमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो फ्रेंड्स। तड़ित की कहानी में सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जान लेना है कि आखिर ये तड़ित कैसे उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, आसमान में एनर्जी, ठीक है ना, धनावेश और ऋण आवेश आखिर संचित होते हैं, ठीक है ना। तो धन आवेश और ऋण आवेश के संचित होने से जब वह एक दूसरे के संपर्क में आने की कोशिश करते हैं, तो ही फ्रेंड्स उन दोनों के बीच में संपर्क में आने के साथ साथ रगड़ होने के साथ साथ एक बिजली जो है वह हमारे धरातल पर पहुंचती है, जैसा आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये धन आवेश और ऋण आवेश किस तरह से बादलों में आते हैं, चलिए हम उन्हें पहले समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आखिर किस तरह से आखिर मेघ, ठीक है ना, बादलों की सृष्टि होती है। सूरज की किरणें आखिर किसी जलाशय, ठीक है ना, जल के स्रोतों पर पड़ती है और वो वाष्पित होकर वह ऊपर जाने की कोशिश करती है। समझना आपकी बातों को। और जो ऊपर पहले से ही जो बादल है, जो मेघ है, मान लिया जाए जो पहले से ही मेघ है, उसके पहले ही जो भी बादल या फिर जो भी जलवाष्प आखिर आसमान में स्थित है, वह जलवाष्प उसे आखिर क्या करती है, पुश करने की कोशिश करती है और देन वह, ठीक है ना, वह और भी ऊपर उठने की कोशिश करती है। समझना है आपको, ठीक है ना। यानी गर्म जो हवाएं हैं वह ऊपर उठती है, समझना है। और गर्म हवाएं ऊपर उठने के साथ साथ वह क्या करती है, वह उनके बीच में जो भी बादल उपस्थित है वह उन्हें रब करने के साथ साथ ऊपर उठती है और इसी रगड़ के दौरान उनमें एक आवेश की सृष्टि होती है। याद रखना है, यानी गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और फिर क्या होता है, जो जलवाष्प पहले से ही मौजूद है बादल के रूप में, अब क्या होती है, वो संघनित होने लगती है, ठीक है ना। याद रखना है, वह नीचे की तरफ आती है और जो हवाएं, याद रखना है, जो गर्म हवाएं अभी जलवाष्प को लेकर ऊपर उठती है, ठीक है ना, उनके बीच में एक घर्षण की सृष्टि होती है, ठीक है ना। इस तरह से कहा जाए, गर्म हवाएं पहले से उपस्थित आखिर बादलों को उन्हें धकेल कर उन्हें रब करने के साथ साथ ऊपर उठने की कोशिश करती है, क्योंकि जो बादल पहले से ही है जिसमें जलवाष्प भरा हुआ है वह तो अब भारी होने लगी है, वो नीचे आने की कोशिश करती है और हर गर्म हवाएं जो कि जलवाष्प लेकर अभी उठी है वह ऊपर उठने की कोशिश करती है, ठीक है ना। अब क्या होता है, इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है, ठीक है ना, आवेशों का पृथक्करण। अब है जो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी है उसमें धन आवेश और ऋण आवेश की सृष्टि आखिर किस प्रकार से होती है फ्रेंड्स। तो इनमें प्रवृत्ति होती है, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, और इन्हें और भी ज्यादा आवेशित कर देती है हवाएं। ध्यान से समझना है, हवाएं इन्हें और भी ज्यादा आवेशित कर देती है, क्योंकि हवाओं का रब जो है, हवाओं से लगातार रब उन दोनों के बीच में आखिर हो रहा है, ठीक है ना। और साथ में आपको जान लेना है कि आखिर जो भी जलवाष्प के कण है ना, वो भी एक दूसरे के साथ रब कर रहे हैं,
बादलों के अंदर ही, ठीक है ना, या फिर दूसरे बादल, एक बादल दूसरे बादल के साथ आकर रब किए, या फिर बादलों के अंदर ही आखिर रब हुआ, ठीक है ना, जलवाष्प के साथ, या फिर हवाओं का आखिर मेघों के साथ रब, यानी तीन प्रकार के रब हुए, ठीक है ना, ये बात आपको समझना है। और ये जो विद्युत होता है ना फ्रेंड्स, यह तीन प्रकार से ही हमारे आखिर आसमान में से धरातल पर आते हैं। पहला आप सभी जानते हैं, ये जो तड़ित होता है ना फ्रेंड्स, यह मेघों से, मेघ के अंदर में ही होता है, और फिर मेघों से यानी बादलों से हवाओं में होता है दूसरा, और तीसरा होता है आखिर मेघ यानी बादल से हमारे धरातल पर आना। यानी इस तीन प्रकार से जो रब की सृष्टि हो रही है, उन्हीं तीन प्रकार से आखिर ये धरातल पर भी आने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब आप समझ लें कि बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं, ठीक है ना, उनकी एक प्रवृत्ति होती है जो गर्म हवा जो ऊपर उठती है, ठीक है ना। और ऋण आवेश बादल जो कि एक दूसरे के साथ पहले से ही संपर्क में है, एक दूसरे से पहले से ही रब कर रहे हैं, वो ऋणावेश बादल नीचे की तरफ संचित हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा बात नहीं है कि कोई एक बादल में ही दो प्रकार के आवेश हो, ऐसा भी बहुत बार होता है कि कोई एक बादल में धन आवेश है, दूसरे बादल में ऋण आवेश है, और दोनों की जब टकराहट होती है, दोनों जब एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है ना, आवेशों का जब टक्कर होता है तो वह हमें तड़ित के रूप में दिखाई देता है, ठीक है ना। अब आपको जान लेना है कि आखिर धरती के निकट, यहां पर आपको कहा गया है कि धरती के निकट भी धन आवेश का संचय होता है, ठीक है ना। जब संचित आवेशों का परिमाण, यहां से समझने से पहले आप पहले ये लाइन समझें कि जब संचित आवेशों का परिमाण जब बढ़ जाता है तो वायु जो विद्युत का हिन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। तो फ्रेंड्स, जब दोनों में ही आवेश बराबर रूप से हो जाते हैं, ठीक है ना, समझना है, ज्यादा हो जाते हैं, आवेश बढ़ गया है पूरी तरह से, यानी आप समझ पा रहे हैं किस प्रकार से ऊपर में स्थित आखिर बादल किस प्रकार से धन आवेश हो चुके हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर चुका है। समझना आपको बातों को, ठीक है ना। मैंने आपको कहा कि कोई भी वस्तु किस प्रकार से धन आवेशित हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर चुका है, और यह जो बादल है आप देख पा रहे हैं, यह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, ठीक है ना। इसलिए ऊपर वाले बादल जो है वो धन आवेशित हो चुके हैं, और नीचे वाले आप बादल जो देख पा रहे हैं वह ऋण आवेशित हो चुके हैं। जब इनमें आवेश पूरी तरह से भर जाता है, प्रचुर मात्रा में आवेश हो जाती है, ठीक है ना। जैसा आपको उदाहरण के रूप में मैंने कहा कि पूरे दिन ऊनी वस्त्र पहनने के बाद जब ऊनी वस्त्र में पूरी तरह से आवेश हो जाते हैं, तो जैसे ही आप रात को उतारने की कोशिश करते हैं, अंधेरे कमरे में आप एक चटचट की आवाज के साथ आप एक प्रकाश देखेंगे। बिल्कुल वही जो है यहां पर बताया गया है। जब आवेश पूरी तरह से भर जाते हैं, ठीक है ना, बादल ए में मान लेते हैं और बादल बी में, ठीक है ना, मान लिया जाए, तो उनमें जब आवेश की संख्याएं बढ़ जाती है, काफी प्रचुर मात्रा में आवेश हो जाती है, तो जब उनके बीच में संपर्क होता है तो फिर त्वरित जो है वो चमकती है। ये बात आपको याद रखनी है। ये तड़ित जो चमक रही है ना फ्रेंड्स, ये आखिर इलेक्ट्रॉन्स ही होती है, ये बात आपको समझ लेनी है। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स यानी ये ऋण आवेश होती है। तड़ित जो होती है वो जनरली ऋण आवेश की होती है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना। जो कि धरातल पर मौजूद, ये आप देख पा रहे हैं जो भी पेड़ पौधे हैं ना, ये आखिर धन आवेश कैसे हुए, चलिए इसे हम समझते हैं। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया फ्रेंड्स, अगर आप एक बैलून्स को लेकर अगर रब करते हैं तो बैलून्स में एक आवेश सृष्टि हो जाता है, ठीक है ना। बैलून्स में जो आवेश सृष्टि होता है, लेकिन हालांकि आपने दीवार को रब नहीं किया है, लेकिन फिर भी बैलून्स जो होते हैं वो दीवार की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। या फिर कंघी को आपने कॉम्ब किया है अपने हेयर में, ठीक है ना, फिर आप कागज के साथ जब जैसे ही उसके पास ले जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों के नजदीक, तो वह उस पर आकर्षित होने लगता है। पीछे का रीजंस, जब भी बैलून को आपने रब किया लेकिन वॉल को नहीं किया, ऐसा आपको समझना है कि वॉल में ठीक उसके विपरीत जो चार्जेस है वो है प्रेजेंस, इसलिए वो एक दूसरे से आकर्षित हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चले जा रहे हैं। कॉम्बिंग आपने किया हेयर में और छोटे छोटे टुकड़ों में कागज के, जिसे आपने आवेशित नहीं किया, लेकिन फिर भी कॉम्ब जो है वह छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर ले रही है, ठीक है ना।
यहां पर आपको समझ लेना है कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि आसमान से निकल रहे हैं वो धरातल पर ही आ जाते हैं। इसे आपको समझ लेना है कि धरातल पर निश्चित रूप से यहां पर जो धनावेश मौजूद है, इसीलिए यह नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, इसे आपको पहले समझना है। ठीक है ना, इसीलिए धरातल आसमान से तड़ित जो है वह हमें दिखाई देती है धरातल की तरफ आती हुई। ठीक है ना, जबकि यह तीन तरीके से प्रवाहित होती है। मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा, मेघों से मेघ में, ठीक है ना, मेघों से बादलों के बीच में भी प्रवाहित होती है, बादलों से प्रवाहित होती है किसमें, बादलों में से एयर में भी प्रवाहित होती है, और बादलों में से धरातल पर भी आती हुई प्रतीत होती है। तीन तरह से ये तड़ित जो है वो प्रवाहित होती है। ठीक है ना, ये बात आपको समझनी है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने पूरी तरह से ये जान लिया फ्रेंड्स कि आखिर किस प्रकार से तड़ित हमारे धरातल पर आती है। अब आपको जान लेना है कि आखिर इससे बचने के आखिर क्या क्या उपाय हैं। ठीक है ना, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, बचने के उपाय में से आप तड़ित जो कि प्रकाश है, ठीक है ना, ये बात आपको जान लेनी है, तड़ित जो कि एक प्रकाश है। अब है कि आखिर ये जो झांझा या गरज है वो आखिर किस प्रकार से सृष्टि होती है। तो फ्रेंड्स, ये गरज जैसे ही हाई वोल्टेज, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा वोल्टेज के प्रकाश जैसे ही एयर को भेद करके धरातल पर आने की कोशिश करते हैं, तो एयर जो होता है, ठीक है ना, वह उतना सा एक गैप बन जाता है। ठीक है ना, और उतना सा गैप बनने के साथ साथ ही साथ उसमें इतनी टेम्परेचर होती है, इतना तापमान होता है कि वह फिर से एक गैप होने की सृष्टि करता है। ठीक है ना, और फिर उस जगह फिर से वह भरने की कोशिश करता है। यानी हम कहें पूरी तरह से, ये आप देख पा रहे हैं जो ना फ्रेंड्स, यहां पर मान लेते हैं यहां पर एक ट्यूब है। ठीक है ना, यहां पर अगर एक ट्यूब होता तो क्या होता फ्रेंड्स, इस ट्यूब में से जैसे ही हवाएं अगर हमने दी होती गर्म, तो ट्यूब एक समय ऐसा था ट्यूब फटने लगता है ना फ्रेंड्स। आप गर्मी के दिनों में देखे होंगे कि ट्यूब जो है वो फटने लगती है जब भी हवाएं गर्म होकर फैलती हैं। आप सभी जानते हैं उनका आयतन बढ़ जाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं जो भी हवाएं हैं, ठीक है ना, उनके बीच में इतनी टेम्परेचर जब बढ़ रही है तो वह भी फट कर, ठीक है ना, वो अलग होने की कोशिश करती है। इसलिए वो आवाज, वो गरज जो है हमें सुनाई पड़ती है। ठीक है ना, ये बात आपको समझना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, तड़ित से सुरक्षा की जो उपाय है तड़ित एवं झांझा से कि आखिर किस प्रकार के होते हैं, वह जब भी आप गरज सुने तो वह एक चेतावनी होती है कि आप जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। ठीक है ना, और याद रखना है तड़ित एवं झांझा के लिए कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। इससे भी जुड़े कई बार से सवाल आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स, ठीक ना, एग्जाम्स में, वह बात भी आपको याद रखनी है। और अंतिम गर्जन सुनने के बाद ही सुरक्षित स्थान से बाहर आने की आप कोशिश करें। ठीक है ना, अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले आपको वेट करना होता है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। अब है आपको जान लेना कि आखिर तड़ित झांझा में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बाहर में खुले में आपको नहीं जाना चाहिए, जैसे खुले वाहन में, ठीक है ना, कोई भी खुला हुआ जगह जहां पर तड़ित पहुंचने की संभावना है वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। जैसे खुले मैदान में, ऊंचे वृक्षों में, पार्कों में, ठीक है ना, किसी भी ऊंचे स्थान में आपको, आपकी सुरक्षा नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है ना, याद रखना है। या फिर छाता लेकर चलना भी सही नहीं होता है। सबसे सही होता है कि आप जो है वो घर के अंदर ही मौजूद हो। ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। और इस प्रकार से तड़ित के समय सुरक्षा की स्थिति, आप इस प्रकार से आप धरातल पर अगर आप बैठ जाते हैं या फिर लेट जाते हैं तो यह सुरक्षा की स्थिति माना जाता है। ठीक है ना, और घर के भीतर आपको सुरक्षित आप रह सकते हैं, और बाहर अगर आप रहे तो कोई भी विद्युत धारा या फिर धातु के पाइपों के आसपास आप ना रहें। ठीक है ना, कोई भी विद्युत के तार या फिर धातु से बने हुए कोई भी स्ट्रक्चर से आसपास आप बिल्कुल नहीं रहें। ठीक है ना, या फिर आप उन्हें नहीं छुएं। यह बात भी आपको कई बार बताई जाती है फ्रेंड्स। ठीक है ना, और साथ में आपको बताया जाता है कि आखिर बहुत ऐसे समय
जो ऐसे समय में मोबाइल फोन अथवा बिना डोरी वाले फोन का उपयोग सुरक्षित है, ठीक है ना, ऐसे कहा जाता है। परंतु यह बुद्धिमानी नहीं है कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारयुक्त फोन से आपकी बात सुन रहा हो, ठीक है ना। यानी जनरली कहा जाए तो आप फोन को भी अवॉइड करें, यह बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये आपको बात याद रखना है कि फोन्स भी आपको अवॉइड अगर आप करें तो ही बेहतर हो, ठीक है ना। लेकिन हालांकि हद तक सुरक्षित माना जाता है, ठीक है ना। साथ में आपको उस समय तड़ित झांझा के समय आपको स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करने से आपको बचना चाहिए। टीवी, विद्युत जितने भी उपकरण हैं इलेक्ट्रिक से चलने वाले, उन्हें आपको शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए उन्हें प्लग से अलग रखना चाहिए खोलकर, ठीक है ना। फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे आखिर तड़ित चालक आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिससे बड़े बड़े जो भवन, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद को बचाया जा सकता है। किससे? तड़ित और झांझा के प्रभावों से, ठीक है ना, याद रखना है आपको। क्योंकि जो तड़ित होती है ना फ्रेंड्स, जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता है और जो धरातल की तरफ आने की कोशिश करती है, वो सबसे पहले टारगेट करती है, किसे लक्ष्य करती है? जो भी ऊंचा सबसे उसके तड़ित के पास है, उसे पहले वह सबसे पहले टारगेट करती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी खुले मैदान में आपको खड़े होकर नहीं रहना है तड़ित के समय या फिर वर्षा के समय, जो आप तड़ित की आवाज आप सुन पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए तड़ित को सबसे ऊंचे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या फिर अपने कोई भी मकान में ऐसे इंस्टॉल करना चाहिए, स्थापित कर देनी चाहिए, ठीक है ना। ऊपर का सिरा इस तरह से नुकीला होना चाहिए ताकि तड़ित जो है उस पर आसानी से आकर उसे टारगेट करे। आप देख पा रहे हैं तड़ित इस तरह से नुकीली वस्तुओं पर सबसे पहले टारगेट करती है, ठीक है ना। और उसके बाद यह धरातल पर उस प्लेट्स को आप देख पा रहे हैं, कोई भी ऐसा चालक जो कि ऊंचा में बनाया गया हो और फिर उससे क्या किया जाए, आप देख पा रहे हैं घर के अंदर से हो या फिर बाहर से आप उसे मिट्टी में, ठीक है ना, आप उसे मिट्टी में आप उसे तांबे के प्लेट के माध्यम से आप उसे इंस्टॉल कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है, जो भी तड़ित हो रही है, जो भी ऊर्जाएं हो रही है, वो धरातल अपनी तरफ ले रही है, ठीक है ना। और धरातल इतना योग्य है कि वो बड़े से बड़े, ठीक है ना, तड़ित को वह आसानी से सह सकती है, चाहे वह कितनी ही बड़ा तड़ित क्यों ना हो। हमारा पृथ्वी, हमारा धरातल बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना, यह बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। और इस प्रकार से तड़ित चालकों का उपयोग करके मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, हमारे ऊंचे ऊंचे भवन नुकसान होने से बच जाते हैं। अब हम लोग जान लेंगे भूकंप के बारे में। तो फ्रेंड्स, भूकंप एक झटका होता है। भूकंप धरातल के नीचे की गड़बड़ी होती है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, हमारे इस धरातल के ऊपर में उपस्थित जितने भी सारे भवन, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, जितने भी सारे मकान हैं, वे सभी विध्वंस हो जाते हैं। इसकी इसका उदाहरण हमें देखने को मिला है, बहुत ही बड़ा एक भूकंप 2001 में, ठीक है ना, गुजरात के भुज नामक जगह में आया था और काफी ज्यादा नुकसान जो है इसने तबाही मचाई थी, काफी विध्वंसकारी ताकत, ठीक है ना। अब आपको समझना है कि भूकंप द्वारा जनजीवन, संपत्ति की काफी नुकसान होती है, ठीक है ना, याद रखना है। आप अपने इसके बारे में अपने पेरेंट्स से भी बहुत सारी बातें सुने, बहुत सारे कहानियां आपको सुननी है, जाननी है कि आखिर किस तरह से भूकंप जो है वह हमारे आखिर इलाकों को या फिर हमारे जनजीवन को, संपत्ति को किस तरह से नुकसान करता है। जनरली फ्रेंड्स, ये भूकंप के आने के जो कारण हैं वो किस प्रकार के हैं, चलिए हम उसे समझते हैं। आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, भूकंप जो होता है वो कम से कम समय तक ही रहता है। पृथ्वी का कंपन या फिर कोई एक झटका होता है जनरली भूकंप, या पृथ्वी की भूपट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण यह उत्पन्न होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और भूकंप के नुकसान के चित्र आप देख पा रहे हैं, यह है भूकंप के द्वारा नुकसान के चित्र, किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं घर को किस तरह से ये बर्बाद और विध्वंस कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे लोग जो है वो दबकर मर जाते हैं या फिर संपत्ति का नुकसान, जनजीवन का नुकसान होता है। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये आखिर कश्मीर में भूकंप हुई थी, उसका ही पिक्चर्स आपको बताया गया है, आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर भूकंप
जो होता है ना फ्रेंड्स, यह किसी भी भवन, पुल, बांध, किसी चीज को भी वह हानि पहुंचा सकते हैं। काफी शक्तिशाली होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं भूकंप से बाढ़ भी आते हैं, भूकंप से भूस्खलन भी होता है, और भूकंप से सुनामी भी आती है। सुनामी कुछ साल पहले 2004 में हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, जिससे जनजीवन की काफी नुकसान किया था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर ये भूकंप आने के आखिर क्या कारण है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि आखिर ये हमारा जो भूतल है, हमारी जो पृथ्वी की संरचनाएं हैं, ठीक है ना, वो आखिर किस प्रकार की है। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस पृथ्वी की जो संरचना है ना फ्रेंड्स, इसमें भूपर्पट्टी जिस पर हम लोग रहते हैं, उसके अंदर एक है प्रवार, आप देख पा रहे हैं, उसके बाद बाह्य कोण और आंतरिक कोण। इस प्रकार से चार आप परत आप हमारे इस पृथ्वी पर देख पाते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के भीतर सबसे ऊपरी सतह की में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंदन आते हैं। अगर यहां पर फ्रेंड्स मान लिया जाए बाह्य ये आंतरिक कोण, ठीक है ना, ये आंतरिक जो कोर है या फिर बाह्य कोर में जब भी गड़बड़ी आती है, ठीक है ना, तो वह क्या होता है, हमारे इस भूपर्पट्टी, ठीक है ना, उससे उसे वह हलचल करती है, ठीक है ना, यह बात आपको समझनी है। उससे वह हिलाती है, उससे वह भूस्खलन होता है, ठीक है ना, यह बात आपको याद रखनी है। जैसा फ्रेंड्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आपने देखा कि आखिर ये जो धरातल, ठीक है ना, ये हमारी पृथ्वी के जो कोर होती है, ठीक है ना, सबसे अंदर का कोर, जिसमें प्रेशर इतना ज्यादा है कि आखिर उसके अंदर में उपस्थित जो आयरन्स होती है ना फ्रेंड्स, वो सॉलिड फॉर्म में है, वो कठोर हो चुके हैं, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हैं जो आंतरिक जो क्रोड है ना फ्रेंड्स, ये आंतरिक जो कोर है, यहां पर आयरन यानी लोहा, ठीक है ना, यहां पर प्रेशर इतना ज्यादा है कि लोहा जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, और उससे बाहरी जो कोर है, ये आप देख पा रहे हैं, यहां पर लोहा जो है और जो रॉक्स होते हैं, ठीक है ना, जनरली लोहा जो है वो पिघला फॉर्म में पाया जाता है, याद रखना है, लोहा पिघला फॉर्म में है। और आप देख पा रहे हैं ये जो प्रवार है ना फ्रेंड्स, यहां पर चट्टान और लोहा जो होते हैं वो लिक्विड के फॉर्म्स में मौजूद होते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। और यही लिक्विड्स जनरली जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं तो वो कुछ सॉलिड्स में बदल जाता है, ठीक है ना, सॉलिड्स यानी कठोर में। लेकिन याद रखना है हमारे धरातल, हमारे कोर में उपस्थित हमारे आंतरिक कोर हो या बाह्य कोर या फिर प्रवार में जब भी कुछ हलचल होती है तो फिर यह बाहर निकलने की कोशिश करती है। अंदर की जो गर्मी है, अंदर का जो मैग्मा है, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और फलस्वरूप हमारा जो धरातल है उसमें कई सारे लेयर है, वह एक समान रूपी किसी भी सॉलिड्स या कंक्रीट से बना नहीं है, वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है ना। जिस कारण से उस टुकड़ों में क्या होती है, उसमें भूस्खलन होता है, उसमें स्पंदन होती है। देन हमारे इस भूपर्पट्टी पर जितने भी सारे घर हैं, ठीक है ना, उसमें हलचल होती है, वह हिल उठते हैं और हमारा घर आखिर टूट जाता है, और भूकंप इसी तरह से मानी जाती है, ठीक है ना, ये बात आपको समझना है। इसके अलावा भूस्खलन जब भी होते हैं तो भूस्खलन आप देख पा रहे हैं हमारा आखिर जो ये पूरा पृथ्वी है किस प्रकार से टुकड़ों में बटा है फ्रेंड्स। यह पूरी पृथ्वी किसी एक तरह से सॉलिड्स, ठीक है ना, कंक्रीट एक प्लेट में बटी नहीं है, ये टुकड़ों में विभाजित है। इस प्रकार से इसके अंदर की गर्मी मैग्मा जब बाहर आने की कोशिश करता है तो इसमें क्या करता है, इसे वह बाहर धकेलने की कोशिश करता है, जैसा आपने फ्रेंड्स वीडियोस में भी देखा, ठीक है ना। और इस प्रकार से भूस्पंदन होती है, जिससे इस भूमि पर उपस्थित जितने भी सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, भवन, जितने भी सारे वस्तुएं हैं वो सभी को हिलाकर रख देती है, याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। लेकिन साथ में आपको यह बात याद रखनी है, हमारी जो पृथ्वी है
वह लगातार आखिर वह हिल रही है, लेकिन उसका अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वह काफी कम मात्रा में हो रही है। जब भी यह मात्रा काफी ज्यादा में उत्पन्न होती है, ठीक है ना, तो हमें यह फील होती है, याद रखना है। और साथ में आप यह भी जान ले फ्रेंड्स कि आखिर ये जितने भी सारे प्लेट्स आपने देखे टुकड़े टुकड़े में, एक प्लेट दूसरी प्लेट्स के जब नीचे चली जाती है तो इसके कारण भी भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हैं, ये दोनों पट्टी है, ये दोनों प्लेट्स है, ठीक है ना, जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, जब एक दूसरे के साथ टकराती है, जैसा आपने वीडियोस में देखा, तो आखिर क्या होता है, भूस्पंदन होता है, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत समय ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाती है, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं, एक दूसरी तरफ जा रहा है तो दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब ये मूव होता है तो भी रगड़ती जो प्लेटें हैं, टकराती प्लेटें हैं, तो भी हमारा जो धरातल है वो पूरी तरह से हिल उठता है, ठीक है ना। याद रखना है आपको इन बातों को। साथ में आपको यह बात भी जान लेनी है कि भूकंप का भविष्यवाणी, ठीक है ना, कभी भी नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया फ्रेंड्स, ठीक है ना, भूकंप की भविष्यवाणी कभी भी नहीं की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया कि ये जो पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी सारे प्लेट्स हैं, ठीक है ना, पृथ्वी पर प्लेटों की गतियों के कारण ही भूकंप आते हैं, ठीक है ना। अब है आपको जान लेना कि आखिर ये भूकंपी क्षेत्र या फिर भ्रंश क्षेत्र क्या है, ठीक है ना। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल होती है वहां भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। अब भारत में वो कौन सा जगह है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा है, ये कई बार आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है फ्रेंड्स। तो भारत में है कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंधु गंगा के मैदान, दक्षिण भारत के कुछ भाग जो है वह खतरे के इस क्षेत्र में आते हैं, यानी गुजरात, राजस्थान, ये सभी जो क्षेत्र है, ठीक है ना, कश्मीर वाला क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, ठीक है ना, ये सभी भूकंप के उस परपट्टी पर, उस प्लेट पर मौजूद है जहां पर भूकंप आने की संभावना है, उस प्लेटों पर मौजूद है फ्रेंड्स। अब देख पा रहे हैं यहां पर, ठीक है ना, किस प्रकार से आखिर ये आप देख पा रहे हैं कि प्लेटों में जो गतियां होती है वो किस प्रकार से होती है, ठीक है ना। ये प्लेट्स जो होता है वो इस प्रकार से उसे बल देने की कोशिश करता है, और गंगा वाला जो मैदान है इस प्रकार से कोशिश करता है। हिमालय आप जितना भी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, हिमालय की उत्पत्ति एक मोड़दार पर्वत के रूप में हुई है, ठीक है ना। जब दो प्रकार से आती हुई, जब दो प्लेट्स दोनों तरफ से आती है, तो बहुत हजारों लाखों वर्ष पहले तो हिमालय आखिर पहाड़ का जन्म, कुछ पर्वत का जन्म कुछ इसी प्रकार से हुआ था, जब दो प्रकार की जो प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब आती हैं बहुत जोर के साथ, और धीरे धीरे हिमालय की उत्पत्ति जो है इतने हजार मीटर के रूप में हमारे सामने आज हिमालय खड़ा है फ्रेंड्स। जान लेना है कि आखिर भूकंप जो होते हैं उसे मापने के लिए क्या कोई उपकरण है, तो फ्रेंड्स हाँ, भूकंप को मापने के लिए भूकंप लेखी नामक एक उपकरण है। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी भूकंप लेखी उपकरण, जिसके द्वारा ये कोई भी भूकंप जो भी उत्पन्न हो रहे हैं उससे ये बड़ी ही आसानी के साथ माप सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर लोलक रखे हुए हैं जिस पर एक पेन जो है वह फिक्स्ड है, ठीक है ना, और जो कि डोरी के सारे एक चुंबक में वह स्थिर है, ठीक है ना। और ये घूर्णनी ड्राम है, ये घूर रहा है, ठीक है ना। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से भूकंप लेखी या फिर सिस्मोग्राफ जो होते हैं, ठीक है ना, वह इस प्रकार से काम कर रहा होता है। साथ में आपको यह बात भी याद रखनी है फ्रेंड्स कि आखिर भूकंप की वह मात्रा जो काफी हानि पहुंचाती है वह हमेशा 7 से
ठीक है ना, 6 से ऊपर की होती है, ठीक है ना, याद रखना है। हमेशा 7 से 10 के बीच की जो भूकंप की मात्रा होती है वह किसी भी क्षेत्र को काफी विध्वंस कर सकती है फ्रेंड्स, ये बात याद रखना है। अगर किसी भी क्षेत्र का भूकंप का जो परिमाण अगर 2, 3 या 4 देखा गया तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। इसमें भूकंप के झटके काफी सामान्य रूप में होते हैं, याद रखना आपको इन बातों को, ठीक है ना। साथ में आप देख पा रहे हैं कि भूकंप का जो चित्र है, ठीक है ना, किसी प्रकार से आप अंकित कर सकते हैं। मान लिया जाए यह भूकंप का क्षेत्र है फ्रेंड्स, ठीक है ना। भूकंप का कंपन बिल्कुल एक स्थिर पानी में अगर आप 2 बूंद आप डालें तो आप देखेंगे पानी में बिल्कुल उसी तरह से कंपन होता है। तो भूकंप में भी जो स्थान आप देख पा रहे हैं, यह भूकंप का आखिर अधिकेंद्र जो है वह कोर माना जाता है, ठीक है ना। ये पृथ्वी के अंदर में उपस्थित होता है, जहां पर हलचल के फलस्वरूप भूकंप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और इसके बारे में आप आने वाले क्लासेस में और भी आसानी से पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जिसे हम लोग फोकस कह रहे हैं। आप देख पा रहे हैं भूकंप का जो केंद्र उसे हम लोग फोकस कह रहे हैं। और ये अधिकेंद्र वह स्थान है जहां पर भूकंप की जो दूरी होती है वो केंद्र से देखी जाती है, वो अधिकेंद्र कहलाता है, ठीक है ना। और भूकंप की तरंगे बिल्कुल पानी की तरंगों की तरह वह एक वेव में आती है, ठीक है ना। और धीरे धीरे यह कुछ क्षण रहती है, याद रखना है, ये ज्यादा क्षण नहीं रहती है, लेकिन कुछ ही देर रहने के साथ ये पूरी तरह से नुकसान पहुंचाती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आखिर भूकंप से किस प्रकार आखिर हमें बचनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, भूकंप से बचाव के आखिर वो कौन से उपाय हैं। तो फ्रेंड्स, भूकंप से बचने के उपाय जो है वो काफी ये है कि आखिर भवनों के जो ढांचे हैं वो भूकंप से निरापद हो, तो ही आप भवन में अगर आप हैं तो आप बच सकते हैं, याद रखना है। या फिर आपको ऐसे किसी जगह में चले जाना चाहिए जो इलाका काफी खुला हो, याद रखना है। आपके ऊपर या फिर किसी भी वह जगह जहां पर आपके ऊपर कोई भी मकान ना गिरे, ठीक है ना। साथ ही साथ भूकंप के झटके के कारण इलेक्ट्रिक के तार, पोल्स वगैरह गिरने लगते हैं, यह बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। उनसे भी हमें बचना है भूकंप के दौरान। तो फ्रेंड्स, इसीलिए यह बात कही जाती है कि जब भी हमें मकान को डिजाइन कराना है तो हमें किसी विशिष्ट आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर की परामर्श की सहायता से मकान हमें बनाने हैं, ताकि वो भूकंप से रोध कर पाए, भूकंप में उस घर का नुकसान ना हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ेंगे इस वीडियो में और जान लेंगे कि आखिर आप भूकंप में अगर आप घर में हैं तो आखिर आप क्या करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा भूकंप में अगर आप घर में जब मौजूद हैं, जब भूकंप आती है तो आपको क्या करना है, किसी मेज के नीचे आश्रय ले लेना है और झटके से, ठीक है ना, झटकों के रुकने तक वहीं आपको रहना है, ठीक है ना। ऊंची इमारतों से आपको दूर रहना है, ठीक है ना। अगर आप बिस्तर पर है तो नहीं उठना है, सिर को तकिए से बचा के रखना है, ठीक है ना। अगर आप घर से बाहर होते हैं तो फिर क्या करना है, भवन या फिर वृक्ष या फिर ऊपर जाती हुई विद्युत लाइनों से आपको दूर रखना है। किसी खुले स्थान पर आपको खोजना है और धरती पर लेट जाना है, याद रखना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगर आप किसी कार में है या फिर बस में है तो बाहर नहीं निकलना है। ड्राइवर से कहना कि धीरे धीरे वह किसी खुले स्थान पर पहुंचे, ठीक है ना। भूस्पंदन के समाप्त होने के बाद ही आपको उस स्थान से आपको बाहर निकलना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यह तड़ित, झांझा और भूकंप, ये दो हमारे प्राकृतिक विनाशकारी आखिर परिघटनाएं हैं प्राकृतिक रूप से। तो इनसे हमें बचना है फ्रेंड्स, ठीक है ना, याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर सवाल नंबर 1 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 1 आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, आपको पूछा जा रहा है कि आखिर
वे कौन सा आखिर पदार्थ है जिसे आसानी से आप आवेशित नहीं कर पाएंगे घर्षण के द्वारा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर विकल्प क्या है, ठीक है ना। विकल्प है नंबर क प्लास्टिक का पैमाना, नंबर ख तांबे का छड़, नंबर ग फूला हुआ गुब्बारा और नंबर घ ऊनी वस्त्र। तो यह चार आपको विकल्प है जहां आपको पूछा गया है कि इस किसे आप आसानी से आवेशित नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि आखिर तांबे के जो छड़ होते हैं ना, जो कंडक्टर्स होते हैं, उन्हें आप जनरली बहुत ही आसानी के साथ आप उन्हें आवेशित नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। बाकियों को चाहे वह प्लास्टिक का स्केल हो या फिर फूला हुआ गुब्बारा हो या फिर ऊनी वस्त्र हो, इन्हें आप आवेशित कर पाएंगे। लेकिन तांबे के या फिर कॉपर के, लोहे के, ठीक है ना, जनरली जितने भी सारे कंडक्टर्स सुचालक होते हैं उससे आप बहुत ही आसानी से आप उन्हें आवेशित नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ह्यूमन का शरीर भी जो होता है फ्रेंड्स, वह उन्हें आप आसानी से आवेशित नहीं कर पाएंगे क्योंकि ह्यूमन का जो शरीर है वह भी कंडक्टर होता है, सुचालक का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और देख ले रहे हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 2 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ यानी छड़ के बाद आपको पूछा जा रहा है। अब जो आंसर होगा वह आपको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है विकल्प के रूप में। तो नंबर क में है छड़ तथा कपड़े दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं, ठीक है ना। नंबर ख में है धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है ना। नंबर ग में है तथा कपड़ा दोनों ऋण आवेशित अर्जित कर लेते हैं और नंबर घ में है ऋण आवेशित हो जाती है तथा कपड़ा धन आवेशित हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि जो कांच की जो छड़ होते हैं ना फ्रेंड्स, उससे जो आप रेशम के कपड़े से जब रगड़ते हैं ना फ्रेंड्स, तो कांच का जो छड़ होता है ना फ्रेंड्स वह धन आवेशित हो जाता है, ठीक है ना। याद रखना है आपको, कांच का छड़ हमेशा धन आवेशित होता है, ठीक है ना। और रेशम के जो कपड़े होते हैं वह ऋण आवेशित हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, अच्छे से आपको समझ लेना है वीडियोस में, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको फ्रेंड्स वीडियोस में भी बताया कि जब भी कांच की छड़ को आप रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो रेशम का जो कपड़ा है ना फ्रेंड्स, रेशम का कपड़ा वह हमेशा ऋण आवेशित होता है, माइनस, ठीक है ना, ऋण आवेशित। और कांच की जो छड़ होती है वह हमेशा प्लस यानी धन आवेशित होती है। समझना आपको बातों को। तो फ्रेंड्स यहां पर आपका उत्तर होगा नंबर ख, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। यह नंबर ख जो होगा यह आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं आंसर शीट्स में भी मैंने आपके लिए लिख के रखा है, धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देख लेंगे प्रश्न नंबर 3 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ लिखिए। आपको कुछ कथन दिए जा रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं, तो वह स्टेटमेंट्स आखिर फॉल्स है या फिर ट्रू है वो आपको बताने हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपने वीडियोस में भी अच्छी तरह से पढ़ लिए और आपने चैप्टर्स में भी अच्छी तरह से रीड कर लिए। अब आपको बताना है कि आखिर कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है ना। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं नंबर क में पूछा गया है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सजातीय यानी एक दूसरे के समान या एक समान, ठीक है ना, एक बिल्कुल एक से मिलते हुए, एक ही तरह के, सजातीय मतलब। तो सजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी मान लेते हैं सजातीय यानी एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता, तो यानी 2 प्लस क्या एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स, इसका उत्तर होगा नहीं, या फिर 2 माइनस, ठीक है ना, यानी 2 धन आवेश या फिर 2 ऋण आवेश क्या एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा नहीं, सजातीय यानी एक ही जाति का, ठीक है ना, समझना है आपको। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा नहीं, ये बात गलत है, ठीक है ना। आकर्षित नहीं करते हैं, ये एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। आगे बढ़ेंगे, नंबर ख में देख लेंगे आवेशित कांच की छड़, ठीक है ना, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है। क्या यह बात फ्रेंड्स सही है? ध्यान से समझना है। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं
कि आवेशित जो कांच की छड़ होती है वो आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को क्या करेगी, वह आकर्षित करेगी, ठीक है ना। लेकिन आपको साथ में यह बात याद रखनी है, क्या बात याद रखनी है फ्रेंड्स, कि आखिर जब भी एक आवेश धन आवेश होगा, यानी कांच जो होती है वह हमेशा पॉजिटिव आवेश होता है, और जो स्ट्रॉ होती है ना फ्रेंड्स, ठीक है ना, वह हमेशा ऋण आवेशित अगर होगी तो ही वह एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है ना, समझना है आपको। आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करती है, ठीक है ना। वह आकर्षित तभी होगा जब एक दूसरे के विपरीत धनावेश या फिर ऋणावेश जो होंगे वह होंगे, ठीक है ना। यानी कोई एक प्लस का होगा यानी धनावेश होगा, कोई एक ऋण आवेश होगा तो ही आकर्षित होगी, अन्यथा विकर्षित होगी। यह बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान लेंगे आखिर प्रश्न नंबर गौ में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। जैसा आप सभी फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर गौ, तड़ित चालक, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं, तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स क्या यह बात सही है कि जो तड़ित चालक होता है क्या वह किसी भवन को तड़ित से सुरक्षा नहीं कर पाता है? तो फ्रेंड्स यह बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, ठीक है ना। तड़ित जो चालक होता है वह किसी भी भवन को तड़ित से बिल्कुल पूरी तरफ से सुरक्षा कर सकता है, ठीक है ना, याद रखना आपको। यानी ये जो सेंटेंस हो गया यह भी आपका फॉल्स हो गया, ठीक है ना, यानी सिर्फ खौ वाला ही सिर्फ ट्रू है। आगे बढ़ेंगे नंबर घ की तरफ। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो फ्रेंड्स क्या यह बात सही है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि भूकंप की कभी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कोई भी, ठीक है ना, याद रखना है आपको। तो इसलिए भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, यह कथन भी आपका गलत है, ठीक है ना। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे आखिर प्रश्न नंबर 4 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 4, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय एक चट-चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि सर्दियों में जब भी हम स्वेटर्स को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं तो एक चट-चट का एक आवाज आता है, या फिर आप जब रात में आप देखेंगे ऐसा उतारेंगे अपने स्वेटर्स को, बिल्कुल अंधेरा होगा कमरा, तो आप देखेंगे एक फ्लैश लाइट्स भी जनरली नजर आता है, ठीक है ना। वो क्या है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स चलिए इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है, चलिए देख ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको लिखना है सबसे पहले कि आमतौर पर स्वेटर ऊन से बना होता है और अन्य आंतरिक कपड़े जैसे कमीज कपास तथा संश्लेषित तंतु से बने होते हैं। समझ रहे हैं आपको बातों को। आमतौर पर स्वेटर जो होता है वो ऊन से बना होता है, और जितने भी सारे आंतरिक कपड़े, ठीक है ना, जो अंडरगारमेंट्स होते हैं, जो जैसे कमीज हुआ, कपास कमीज, तो कपास से या फिर संश्लेषित तंतु से बने होते हैं, ठीक है ना। इनमें रगड़ स्थिर आवेश स्वेटर पर संचित हो जाता है, समझना है, ठीक है ना। स्वेटर उतारते समय स्वेटर और शरीर के बीच एक विद्युत विसर्जन होता है जिसके परिणाम स्वरूप चटचट की ध्वनि वह हमें सुनाई देती है। तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी ये आपकी बॉडी में होता है तो इनमें जो रगड़ होती है ना फ्रेंड्स, स्वेटर से और आपके जो भी कपड़े और शरीर के बीच एक क्या होता है ना, जो भी रगड़ होती है पूरे दिन पहनने के बाद, तो उसमें एक आवेश वह आखिर संचित हो जाता है, ठीक है ना, समझना आपको बातों को। और जब यह संचित होता है और जब भी आप इसे शरीर से जब अलग करते हैं, ठीक है ना, तो स्वेटर को उतारते समय स्वेटर और शरीर के बीच एक विद्युत का विसर्जन होता है। बिल्कुल यह पूरी तरह से फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि आकाश में जिस तरह तड़ित और झंझावत जो होती है, बिल्कुल इसी का एक बड़ा फॉर्म है, ठीक है ना। जो रगड़ के दौरान जो आवेश स्थिर हो जाते हैं स्वेटर में, ठीक है ना, वह बिल्कुल पूरी तरह मेघ में होता है, बादलों में होता है। और फिर क्या होता है, जब दोनों बादल एक दूसरे से क्या करते हैं, जब सटते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, रगड़ खाते हैं, तो बिजली सुनाई देती है, बिजली दिखाई देती है प्रकाश के रूप में। बिल्कुल उसी तरह स्वेटर उतारते समय, ठीक है ना, स्वेटर और शरीर के बीच एक विद्युत विसर्जन होता है जहां पर आवेश जो संचित है वह अब बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें चट चट की एक ध्वनि सुनाई देती है। अगर आप रात को करते हैं तो आपको एक लाइट्स भी नजर आएगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे आखिर प्रश्न नंबर
5 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं, आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 5। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि आखिर जब भी हम किसी आवेशित वस्तु को जो हम टच करते हैं तो फिर क्या होता है, वह अपने आवेश को खो देता है। जैसा मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि जो ह्यूमन बॉडी होता है ना फ्रेंड्स, वह क्या करता है, आवेश को इजिली अपने में से होकर ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है ना। तो इस कारण से हमें वह फील नहीं होती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से आखिर सजा कर लिखना है, चलिए देख ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस सवाल के उत्तर के रूप में आपको सबसे पहले लिखना है कि मानव शरीर बिजली का सुचालक है। एक आवेशित वस्तु अपने आवेश को तब खो देता है जब हम उसे हाथ से छूते हैं, क्योंकि आवेश हमारे शरीर से पृथ्वी पर स्थानांतरित हो जाती है। आवेशित वस्तु से पृथ्वी पर आवेशों के स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को भूसंपर्करण कहते हैं। याद रखना है आपको, ठीक है ना, इसे हम लोग भूसंपर्करण कहते हैं। तो आखिर होता क्या फ्रेंड्स, आवेश जो भी जिसमें मौजूद है किसी वस्तु में, जो हम टच करते हैं तो वह हमारे शरीर में से होकर धरातल या फिर धरती या पृथ्वी पर तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। और ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, याद रखना आपको, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी में भी एक तरंग या फिर आवेशित होती है, ध्यान से समझना है। तो जब भी हम आवेश को छू रहे होते हैं, इजीली जब हमारे शरीर के अंदर तक वह जब समाहित हो जाती है, तो समाहित होकर वह जब पृथ्वी से निकल जाती है तो वह हमें फील नहीं होता है, समझ रहे आपको। और हमारे शरीर के अंदर जब वह ग्रास्प हो जाती है पूरी तरह से, तो वह भी हमें फील नहीं होता है, समझना है आपको। और जैसे ही हमारे शरीर से, ठीक है ना, शरीर के ग्रास्प करने की क्षमता से जब आवेश ज्यादा होता है तो ही हमें झटका लगेगा, ध्यान से याद रखना है, ठीक है ना। बहुत समय ऐसा देखा गया है कि किसी आप नल को छूते हैं अचानक से तो आपको एक झटका सा फील होता है, ठीक है ना, याद रखना है, क्योंकि वह आवेश आपके शरीर से ग्रास्प होने की प्रक्रिया से ज्यादा है, या फिर हो सकता है वह आवेश आपके शरीर में से होकर धरातल तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स, समझना है आपको बातों को। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग जान लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 6 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंप के विनाशी ऊर्जा मापी जाती है, ठीक है ना। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है, ठीक है ना। क्या इसे भूकंप लेखी सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? क्या इससे अधिक हानि होगी? यह है आपका सवाल। उस पैमाने का आपको नाम बताना है जिसे भूकंप के विनाशी ऊर्जा की हम माप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियोस में भी बताया, उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है ना। और इस पैमाने पर किसी भूकंप की मात्रा अगर 3 है, अगर मेजरमेंट अगर 3 दिखा रहा है, तो क्या इसे भूकंप लेखी सिस्मोग्राफी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा? तो बिल्कुल किया जा सकेगा फ्रेंड्स। जितने भी कम हो या ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, अगर भूमि में कंपन है तो सिस्मोग्राफ से हम आसानी से उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। याद रखना आपको बातों को। क्या इससे अधिक हानि होगी? तो फ्रेंड्स, भूकंप की मात्रा अगर 3 होती है तो इससे ज्यादा हानि नहीं होती है। जब ही 7, 8, 9, ठीक है ना, जब ये वाला जब आता है मेजरमेंट, तो हानि की जो संभावना है वो काफी हद तक बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से लिखना है, चलिए देख ले रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको उत्तर के रूप में लिखना है कि भूकंप लेखी सिस्मोग्राफी भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है, ठीक है ना। देन आपको लिखना है कि हाँ, भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ पर तीव्रता 3, ठीक है ना, 3 तीव्रता के भूकंप को माप सकता है। यह कम तीव्रता का है और इससे कोई विशेष हानि नहीं होगी। फ्रेंड्स, यह बात आपको जरूर लिखनी है कि यह कम तीव्रता वाला भूकंप है जिससे ज्यादा नुकसान या फिर हानि नहीं होगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर 7 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7 आप देख पा रहे हैं, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए, ठीक है ना। तड़ित से आप किस प्रकार अपनी सुरक्षा कर पाएंगे, उसके 3 उपाय को आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको उत्तर के रूप में लिखना है
कि तड़ित के दौरान सुरक्षा उपाय आपको पहले हेडिंग्स के रूप में देना है, देन पॉइंट वाइज लिखना है। नंबर 1, खुली जगह खतरनाक हो सकती है, कोई मकान या भवन सुरक्षित स्थान है। ध्यान से आपको समझना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। खुली जगह काफी खतरनाक होती है। खुली जगह क्यों खतरनाक होती है फ्रेंड्स? क्योंकि उस जगह पर आप सिर्फ अकेले, मान लेते हैं यह एक मैदान है और मैदान में सिर्फ आप अकेले खड़े हैं, तो आप उस आसपास के जितने भी सारे जगह हैं उससे आप सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऊंचे में हैं, ठीक है ना। विद्युत, मेघ गर्जन की सबसे पहली जो निगाह है, सबसे पहला असर जो है तड़ित की आपके पास पहुंचने की है। समझ रहे हैं आपको बातों को। इसीलिए कहा जाता है कि मैदान में, खुले जगह पर जब आकाश में गर्जन सुनाई देता है, तड़ित झंझावात आप देखते हैं, तो खुले मैदान में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खुले मैदान में सबसे ज्यादा ऊंचाई आपकी ही होती है और टारगेट जो होता है वह आपको ही हो सकता है। इसलिए बहुत समय आप देखे होंगे कि खेतों में वर्षा के दौरान, मेघ गर्जन के दौरान काम करते समय बहुत सारे किसान की मृत्यु इसी तरह हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए कोई मकान या भवन सुरक्षित स्थान है। नंबर 2, गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स। जब भी आप तड़ित या झंझावात की आप गरज सुनते हैं, ठीक है ना, तो जब भी आप गरज सुनते हैं तो यह इंडिकेट होता है कि इससे भी बड़े गरज हो सकती है। तड़ित और झांझा काफी ज्यादा मात्रा में आगे हो सकता है। इसीलिए आपको तुरंत किसी ऐसे स्थान पर पहुंचना चाहिए जो मकान या फिर भवन हो, या फिर किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचना चाहिए जहां पर, ठीक है ना, आपके ऊपर कोई एक शेड हो। समझना आपको बातों को, ठीक है ना, लेकिन वह जगह खुली ना हो, यह बात भी आपको समझना है। नंबर 3 में आपको लिखना है फ्रेंड्स कि अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए, ठीक है ना। जब भी आप अंतिम गर्जन सुनते हैं, ठीक है ना, तो अंतिम गर्जन सुनने के बाद आपको कुछ देर वेट करना होता है, इंतजार करना होता है, देन आप सुरक्षित स्थान से आप बाहर, ठीक है ना, निकलने की कोशिश करें, ठीक है ना। समझना आपको बातों को, क्योंकि अंतिम अगर आप नहीं सुनते हैं तो हो सकता है उस गर्जन के दौरान फिर से एक अलग सा गर्जन जो है वह उस पर उस एनर्जी को और बढ़ा दे, ठीक है ना। और अगर आप भागने की कोशिश करते हैं, अगर कोई भी भागने की कोशिश करता है सुरक्षित स्थान से, तो हो सकता है उसको वह गर्जन, वह तड़ित उसको टारगेट करे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट काफी तेज मात्रा में होगा। समझना आपको बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसीलिए अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर, ठीक है ना, आने से पहले आपको कुछ देर पहले वेट करना है, प्रतीक्षा करना है, इंतजार करना है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 8 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 8 आप देख पा रहे हैं, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारा को प्रतिकर्षित यानी विकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारा द्वारा आकर्षित किया जा सकता है। वह क्या कीजिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत है कि जब भी आकर्षित, ठीक है ना, जो कोई भी आवेशित अगर गुब्बारा है, अगर उसे अगर आप रगड़ के अगर दीवार में आप चिपकाने की कोशिश करते हैं, तो निर्दिष्ट रूप से आखिर क्या होता है, दीवार जो कि आवेशित नहीं है वह उसमें सटने की कोशिश करता है और सट भी बड़ी आसानी के साथ जाता है, ठीक है ना। समझना है, निश्चित रूप से उस दीवार में भी किसी न किसी ऑपोजिट एक आवेश की सृष्टि होती है, इसलिए वह उस पर जाकर बड़ी ही आसानी से चिपक जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, हम इस उत्तर को, इस प्रश्न के उत्तर को हम किस प्रकार से लिख सकेंगे, चलिए हम देखते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लिखना है कि दो आवेशित गुब्बारे सतहों पर समान आवेश होते हैं, ठीक है ना। दो आवेशित गुब्बारों के जो सतहों पर समान आवेशित होते हैं, चूंकि समान आवेशित एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को विकर्षित कर देंगे, इसलिए आवेशित गुब्बारा एक दूसरे को आवेशित गुब्बारों को प्रतिकर्षित करता है, ठीक है ना, उसे धकेल देता है, अपनी तरफ आने नहीं देता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक है ना। आवेशित और अनावेशित एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक आवेशित है और एक अनावेशित है, ठीक है ना, इसलिए एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए एक आवेशित किया गया गुब्बारा अनावेशित को आकर्षित करता है।
ठीक है ना, यानी कहीं ना कहीं रूप से जो दीवार है और गुब्बारे के बीच, ठीक है ना, गुब्बारा जिसे रब किया गया हो, जिसे रगड़ दिया गया हो, जिसे आवेशित कर दिया गया हो, कहीं ना कहीं दीवार पर अगर आप चिपकाते हैं तो बड़ी ही आसानी के साथ चिपक जाता है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वह दीवार भी बिल्कुल इसके विपरीत आवेशित से वह संपन्न है, इसीलिए गुब्बारा बड़ी ही आसानी के साथ चिपक जा रहा है फ्रेंड्स। अगर वह गुब्बारा का आवेश और दीवार का आवेश अगर सेम होता तो कभी भी आकर्षित नहीं होता, कभी भी गुब्बारा दीवार पर जाकर नहीं चिपकता। समझना आपको फ्रेंड्स बातों को, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 9 में आखिर हमसे क्या पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 9 आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो फ्रेंड्स, चित्र की सहायता से आपको बताना है ऐसे उपकरण के बारे में जिसकी सहायता से आप आवेशित वस्तु की बड़ी आसानी के साथ पहचान कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको वीडियोस में भी बताया, आपके बुक में भी है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको उस आवेशित वस्तुओं की पहचान आप किस प्रकार से कर पाएंगे, उस उपकरण का नाम बताने के साथ उनका वर्णन करना है और साथ में आपको ड्राइंग भी करनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये देख ले रहे हैं कि आखिर इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से देना है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको उत्तर के रूप में लिखना है कि एक खाली मुरब्बे की बोतल लें, ठीक है ना, और बोतल के मुंह के साइज से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए, इसमें एक छिद्र बनाइए जिस पर धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। चित्र में दिखाए अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए। एल्युमिनियम की एक पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी काट लीजिए, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे। आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में लंबवत रहे फ्रेंड्स, ठीक है ना, ये लंबवत है। रिफिल को आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए, ठीक है ना। एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप्स से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती है। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वो फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उपयोग या परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। इस युक्ति को क्या कहेंगे हम? इस युक्ति को विद्युत दर्शी कहते हैं। याद रखना आपको फ्रेंड्स, जैसा आपने वीडियोस में भी देखा, आपके बुक में भी है, इसके बारे में जनरली एग्जाम्स में कई बार पूछे भी जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसे आपको बहुत ही समझ के आपको लिखना है, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हैं और ड्राइंग भी आपको करनी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह आखिर जार लिया गया है और किस तरह उसमें जो क्लिप्स एल्युमिनियम की वह घुसाई गई है, आप देख पा रहे हैं। और एक शीट लिया गया है कार्डबोर्ड का, है ना, उससे बड़ा, और फिर इस रिफिल को चार्ज किया गया है। देन जैसे ही आप ये जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह के एक क्लिप जो बनाए हैं मेटल्स के हैं, उसमें जैसे ही आप देते हैं ये चार्ज, तो फिर क्या होता है ना फ्रेंड्स, वह बिल्कुल विकर्षित हो जाती है, प्रतिकर्षित होती है। क्यों होती है? क्योंकि वह चार्ज है। समझना आपको, चार्ज होने के साथ साथ यह अगर पॉजिटिव है, मान लेते हैं यह आपका आवेश जो वाला जो ये रिफिल है ये धन आवेशित है, तो धन आवेशित पूरी तरह से इसमें से होकर ये गुजरता है और ये दोनों एल्युमिनियम की जो पन्नी है जो कि एक प्लेट्स है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं पतले पतले, तो वह पूरी तरह से धन आवेशित हो जाते हैं और दो धन आवेशित प्लेट्स एक दूसरे को विकर्षित कर रही है। या फिर या अगर कुछ नेगेटिव वाला अगर यानी ऋण आवेश अगर कोई ऑब्जेक्ट होता और यहां पर अगर आप टच करवाते तो फिर भी यह दो जो पन्नियां हैं एल्युमिनियम की वह विकर्षित ही होती, क्योंकि धन आवेश दो
एक दूसरे को विकसित करते हैं या फिर ऋण आवेश दो एक दूसरे को विकसित करते हैं। समझ रहे हैं आपको फ्रेंड्स बातों को, ठीक है ना। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे प्रश्न नंबर 10 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10 आप देख पा रहे हैं, भारत के उन 3 राज्य या फिर प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंप के झटके अधिक संभावित है। तो फ्रेंड्स वह कौन से राज्य हैं, वे कौन से प्रदेश हैं जहां पर भारत में भूकंप के झटके आ सकते हैं या फिर संभावना है उस राज्यों में आ सकने की। तो फ्रेंड्स इसमें से है वह 3 राज्य आप देख पा रहे हैं, भारत में 3 राज्य गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश ऐसे 3 राज्य हैं जहां पर भूकंप के झटके आ सकते हैं। और गुजरात में ऐसी जो भूकंप है वो पहले आ चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियोस में भी बताया कि आखिर गुजरात में ऐसा भूकंप पहले ही आ चुका है, ठीक है ना। और राजस्थान या टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है ना, इन दोनों के बीच ये जो आप राज्य देख पा रहे हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर है, ठीक है ना, समझना आपको बातों को। और हिमाचल प्रदेश भी, ठीक है ना, समझना है हिमाचल प्रदेश पहाड़ों के ऊपर है स्थित एक राज्य, एक प्रदेश, समझना है आपको बातों को। और जैसे ही धरातल पर कुछ हलचल होती है तो पहाड़ भी हिलने लगेंगे, ठीक है ना, घर मकान हिलने लगेगा, समझना है। और 3 ऐसे राज्य जो है गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इस पर संभावनाएं हैं कि आखिर भूकंप के झटके आ सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 2 आपको लिखना है फ्रेंड्स कि भारत में सबसे ज्यादा खतरे वाले क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा मध्य हिमालय, उत्तर पूर्व कच्छ के रण, राजस्थान और भारत के गंगा के मैदान है। दक्षिण भारत में कुछ इलाकों में भी भूकंप अधिक संभावित है। तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हैं कि भूकंप की भविष्यवाणी पहले से नहीं की जा सकती है, या कोई भी नहीं बता सकता कि आखिर भूकंप कब, कहां और कैसे आ सकते हैं। इसीलिए भूकंप के जो क्षेत्र होते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर जितने भी सारे राज्य, देश या फिर महाद्वीप हैं उन पर भूकंप के झटके आ सकते हैं, ठीक है ना, समझना है। और नेपाल से सटे बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर भूकंप के झटके आ सकते हैं, समझना आपको बातों को फ्रेंड्स, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर प्रश्न नंबर 11 में हमसे आखिर क्या पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 11, मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरतेंगे वह आपको बताना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं इस सवाल का उत्तर आखिर हमें किस तरह से देना है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर इस सवाल का उत्तर हमें किस तरह से लिखना है, ठीक है ना। वे आखिर कौन कौन से बचाव के तरीके हैं, सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए यदि हम घर से बाहर हैं और तब अगर भूकंप के झटके अगर लगते हैं तो, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस सवाल के उत्तर में आपको लिखना है सबसे पहले कि भूकंप के दौरान मैं निम्नलिखित सावधानी बरतूंगा, ठीक है ना। देन आपको लिखना है कि मैं भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजूंगा एवं धरती पर लेट जाऊंगा, समझना है। मैं भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजूंगा एवं धरती पर लेट जाऊंगा, ठीक है ना, समझना है आपको बातों को। तो यदि आप किसी ऐसे बाहर वाले जगह में हैं तो सबसे पहले अगर आप भवन के पास है, ठीक है ना, तो भवन में आप कोशिश करना है कि भवन में आपको घुस जाने की। अगर आपके पास भवन नहीं है तो अगर वृक्ष है तो वृक्ष के नीचे कभी भी नहीं रहना है, समझना है आपको फ्रेंड्स, ठीक है ना। और अगर आप किसी विद्युत लाइन के अगर नीचे हैं तो भी आपको काफी समझदारी से काम लेनी है, ठीक है ना। आपको किसी ऐसे खुले स्थान में जाकर धरती पर पूरी तरह से लेट जाना है। क्यों लेट जाना है? जिससे आपकी ऊंचाई जो है वह पूरी तरह से खत्म हो जाए। ऊंचाई वाले स्थान में ही
सबसे ज्यादा तड़ित जो है वह टारगेट करते हैं, जैसा मैंने फ्रेंड्स आपको वीडियोस में भी बताया कि आखिर किस तरह से ऊंचाई वाले स्थान में आखिर वह टारगेट होता है, सबसे ऊंचे वाले स्थान को। ठीक है ना। नंबर 2 आप लिखेंगे फ्रेंड्स कि यदि मैं किसी कार अथवा बस में हूं तो बाहर नहीं निकलूंगा। बिल्कुल सही फ्रेंड्स। ड्राइवर से कह दूंगा कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे। भूकंप के समाप्त होने के बाद भूकंप के समाप्त होने से पहले बाहर नहीं निकलूंगा। बिल्कुल सही फ्रेंड्स। भूकंप के समाप्त होने से पहले आपको बाहर नहीं निकलना है। ठीक है ना। ये आपको समझना है पहले। तो जनरली यही कोशिश करना है फ्रेंड्स कि आपका जो साइज है, जो भी आपकी ऊंचाई है, वह टारगेट ना हो जाए तड़ित के रूप में। ठीक है ना। तड़ित उस स्थान को, आपके पूरे बॉडी को टारगेट नहीं करे। ठीक है ना। ये बात आपको समझना है। ठीक है ना। इसीलिए अगर आप बस में हैं तो बस में ही रहेंगे, अगर आप घर के अंदर, किसी के घर के अंदर हैं तो घर के ही अंदर रहेंगे, अगर आप किसी खुले मैदान में हैं तो आप सो जाने की कोशिश करेंगे ताकि ऊंचाई कम से कम हो। ठीक है ना। समझना आपको बातों को फ्रेंड्स। ठीक है ना। और नहीं आप कोशिश करेंगे किसी वृक्ष के नीचे छिपे रहने की। ठीक है ना। समझना आपको बातों को। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, देख लेंगे प्रश्न नंबर 12 में आखिर हमसे क्या पूछा गया है। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 12। मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झांझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, तो क्या आप छतरी लेकर जाएंगे? वह क्या कीजिए। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको कहा कि तड़ित झांझा, ठीक है ना, तड़ित झांझा की आप भविष्यवाणी कर सकते हैं लेकिन भूकंप की आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तड़ित झांझा को मौसम के विभाग द्वारा देखा जा सकता है जहां पर निम्न चाप या फिर उच्च चाप, मेघ का जमा होना, टर्नेडो का होना वह दिखाई पड़ सकता है। ठीक है ना, सैटेलाइट के जरिए। लेकिन आप भूकंप को कभी भी नहीं बता सकते। यहां पर सवाल है कि मौसम विभाग भविष्यवाणी करता है कि किसी दिन तड़ित झांझा है और आप लें कि आपको उसी दिन बाहर निकलना है, तो आप क्या छतरी लेकर जाएंगे फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात, छतरी जो है वह आपको किसी भी तरह से आपको सेफ नहीं करेगी। समझना है आपको। ठीक है ना। बल्कि वह आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। ठीक है ना। क्योंकि जो छतरी होती है ना फ्रेंड्स, वह जनरली लोहे के बने स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां पर आपकी जो ऊंचाई होती है उससे भी ज्यादा ऊंचाई होती है उस छतरी की। ठीक है ना। जो कि तड़ित के द्वारा टारगेट हो सकता है, ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं जो। इसीलिए तड़ित झांझा के समय छाता ले जाना, आप उत्तर के रूप में आपको लिखना है फ्रेंड्स कि तड़ित झांझा के समय छाता ले जाना बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है। ठीक है ना। और तड़ित झांझा के दौरान हवा की गति भी छाता को उड़ा देगी। ठीक है ना। इसीलिए छाता ले जाना यह सही रूप नहीं है, सही बात नहीं है कि आप छाता लेकर निकले कि तड़ित झांझा के समय। ठीक है ना। समझना आपको बातों को फ्रेंड्स। और छाता लेकर न ही आपको तड़ित और झांझा या फिर वर्षा के दौरान आपको रेल की लाइन को क्रॉस करना है। यह बात भी आपको फ्रेंड्स मैंने वीडियोस में भी बताई। ठीक है ना। कि तड़ित हो, झांझा हो, वर्षा के दौरान आपको छाता को लेकर किसी भी रेल लाइन को क्रॉस करके नहीं जाना है, क्योंकि रेल लाइन के ऊपर जनरली बहुत सारे वोल्टेज के तार होते हैं। समझना आपको बातों को। ठीक है ना। तो यह था फ्रेंड्स आज का वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में।